हेलो एवरीवन, रिएक्शन ऑफ द डे में आज जो रिएक्शन देखने वाले हैं वो हमारे पास क्लेसन कंडेंसेशन। क्लेसन कंडेंसेशन क्या होता है? इससे पहले कि आपने एल्डोल कंडेंसेशन देखा है, लगभग वैसी रिएक्शन है, बस थोड़े थोड़े से जो चेंजेस हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, वहाँ पर जो हमने देखा था एल्डिहाइड या फिर कीटोन की बात करी थी, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं वो एस्टर की बात करने वाले हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर एस्टर का मॉलिक्यूल यूज किया गया है। वहाँ पर दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड या फिर कीटोन के यूज किए गए थे एल्डोल कंडेंसेशन की अगर हम बात करें। लगभग बातें वही हैं। हम देखेंगे अगर हम एस्टर की कंडेंसेशन की बात करें, एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर द क्लेसल कंडेंसेशन। एस्टर के कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। एटम ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम इथॉक्साइड, ओके, ETONA, या इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं C2H5ONA। तो कुछ भी ऐसा लिखा दिख जाए जिसका मतलब वही है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। गिव बीटा कीटो एस्टर इज नोन एज क्लेसन कंडेंसेशन। और ये क्या देता है? लास्ट में बीटा कीटो एस्टर देता है। और इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेसन कंडेंसेशन, ओके, या फिर क्या कहते हैं? क्लेसन एस्टर कंडेंसेशन भी कहते हैं। आइए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा, इस रिएक्शन में भी एक इनुलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। देखो, मैंने पहले ही साफ साफ लिखा है यहाँ पर, देयर आर 2 यूनिट ऑफ एस्टर्स आर यूज्ड। 2 एस्टर की यूनिट यूज होंगी, 2 एस्टर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे और कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि एल्डोल में भी हुआ था। या तो एस्टर एक जैसे भी हो सकते हैं, तो सिंपली आपका क्लेसन कंडेंसेशन हो जाएगा। और दो अलग अलग तरीके के भी एस्टर हो सकते हैं, तो ये क्रॉस क्लेसन कंडेंसेशन हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ वैसी बात है नहीं। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखो, ध्यान से समझो, एक जो यूनिट होगी वो वर्क करेगी एज अ न्यूक्लियोफाइल, और जो दूसरी यूनिट होगी वो वर्क करेगी एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देख लेते हैं जरा। सो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें ETO, अच्छा, इस ETO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लिखना हो जाएगा, इसलिए हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म में ETOCO और यहाँ पर CH2 और H। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एल्डोल कंडेंसेशन में भी जब मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने CH3 को CH2H लिखा था, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया CH2H। होगा क्या, यहाँ पर जो आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी सोडियम इथॉक्साइड आपने ले रखा है, वो वर्क करता है ETONA, ठीक है, प्लस और माइनस यहाँ पर होता है। तो यहाँ से ETO, और यहाँ पर देखो, क्योंकि ये जो आपका हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में बाहर निकाल देगा। जब हाइड्रोजन को H+ फॉर्म में बाहर निकालेगा तो यहाँ पर ETOH बन करके अलग आ जाएगा, ठीक है, और ये एक कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा। किस तरीके का कार्बन आयन, देखो जरा। अच्छा, इसे आप मान के चलिएगा, ये आपके लिए जो है वो स्टेप 1 है, स्टेप 1, ठीक। सो क्या होगा हमारे पास? ETO कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ भी, यहाँ पर CH2 और इसके ऊपर चार्ज निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाले दोनों हाइड्रोजन ये इधर दे करके चला गया। ये बनाएगा कार्बन आयन। अच्छा, इस कार्बन आयन से होगा क्या? एक एनुलेट आयन भी यहाँ पर बनेगा। किस तरीके से एनुलेट आयन? तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो ये बनाएगा ETO, और यहाँ पर होगा कार्बन, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गया और ये जो इलेक्ट्रॉन से ये जो नेगेटिव चार्ज था इधर मूव कर गया, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये CH2। इसे बोलते हैं हम एनुलेट आयन। क्या बोलते हैं? एनुलेट आयन। एल्डोल में भी ये आयन बना था, एनुलेट आयन। अब देखो, ये तो बात होगी स्टेप फर्स्ट की। आप चाहें तो स्टेप सेकंड इसी में आगे जोड़ दीजिए, आप चाहें तो स्टेप को थोड़ा सा अलग पढ़ लीजिए। अलग पढ़ेंगे तो समझ में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब देखो, स्टेप 2 की जब हम बात करेंगे, स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या होगा? अभी तक आप ध्यान से देखोगे तो हमने सिर्फ एक यूनिट का यूज़ किया है, एक एस्टर की यूनिट का यहाँ तक यूज़ किया है। अभी जो यूज़ करेंगे हम यूनिट सेकंड का यूज़ करेंगे, और ये जो यूनिट है ये वर्क कर रही है एज अ न्यूक्लियोफाइल। देखो जरा, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो जरा ध्यान से, ETOC, और ये वाली यूनिट में पूरी लिख रहा हूँ, एनुलेट आयन।
अच्छा, आप चाहे तो इनोलेट आयन लिखिए, चाहे तो ये वाला जो कार्बन आयन बनाए इसको लिखिए, दोनों बातें एक ही जैसी होंगी। तो यहाँ पर CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ में क्या आएगा, इसके साथ में जो एक एक्स्ट्रा यूनिट है, एक दूसरी यूनिट है एस्टर की, वो लिखेंगे हम। और दूसरी यूनिट क्या है, तो ETO C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। अब आप ध्यान से समझो यहाँ पर होगा क्या। जस्ट बिकॉज हायर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है इधर की तरफ ट्रांसफर होगा। और ध्यान से समझोगे तो ट्रांसफर कैसे होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन फिर से इधर डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करके एक बॉन्ड बनाएंगे। जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो आपको एक नया इंटरमीडिएट मिलेगा, लाइक यहां से लिखना स्टार्ट करिए आप। सबसे पहले ETO, फिर कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ आप करेंगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर CH2 से सीधे कार्बन, और कार्बन से सिग्नल बॉन्ड से यहाँ पर ऑक्सीजन, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज। इससे आगे जुड़ा हुआ है CH3, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ETO। अच्छा, ये जो ETO मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक्चुअल में देखो क्या होगा, ये सही तरीके से OC2H5 होगा, ठीक है, ध्यान देना इस बात का। लेकिन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, चलो OET कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। OET इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और ये वाले बॉन्ड इधर की तरफ आ जाएंगे। जब ऐसा होगा तो देखो जरा, एक नया कंपाउंड यहाँ फॉर्म होगा, एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। किस तरीके के कंपाउंड का, ध्यान से देखो, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। ETO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर CH2, ETO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2, फिर आगे कार्बन, और ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया ऑक्सीजन, ये यहाँ से निकल गया। इसके आगे क्या है, CH3। अच्छा, ये निकल के ETO निगेटिव गया कहाँ, तो आप ध्यान से देखेंगे, एक जो सोडियम आयन होगा उसे हम कहेंगे काउंटर आयन। पहले सोडियम आयन यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। अब क्योंकि ETO निगेटिव निकला तो इसी के साथ ETO प्लस Na ऐसे निकल जाएगा ये, है ना, ये बाहर निकल जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो यहाँ है वही यहाँ है, यानी बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे कंडेंसेशन तो हो गया, यानी ETO निगेटिव के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में कंडेंसेशन तो हो गया है, बट अभी हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है। H3O की प्रेजेंस में अभी हाइड्रोलिसिस, या यूं कहें दूसरी तरीके से एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पर नहीं हुई है। इसका फॉर्मेशन तो हो जाता है, बट यहाँ जो ईल्ड आती है बेटा, वो ईल्ड बहुत कम होती है। क्या होती है? ईल्ड इज वेरी लो, ईल्ड बहुत कम होती है। और रिएक्शन में अगर ईल्ड ही नहीं आएगी तो आप ऐसी रिएक्शन करके करेंगे क्या? इसलिए क्या होता है कि स्टेप 3 भी होता है इसमें, ठीक है। स्टेप 3 में क्या होगा, आप ध्यान से समझिए। स्टेप 3 में क्या होगा, जो यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर बन के आया है, वो फिर से आपके सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करेगा। देखिए जरा, पहले लिख लीजिए, ETO CO CH2 CO CH3, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ETO Na फिर से आएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, यहाँ के एक एसिडिक हाइड्रोजन को, अच्छा अगर ध्यान से आप देखोगे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होंगे एसिडिक होंगे, ये हाइड्रोजन भी एसिडिक है, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। रीजन क्या है इसका रीजन जो है, जो ये अल्फा वाले हाइड्रोजन हैं, इधर भी इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, ठीक है। दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पुल कर रहे हैं। तो यहाँ का H प्लस बहुत तेजी से बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद में ये एक फिर से कार्बन आयन बनाएगा, ETO
C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव। यहाँ से क्या हुआ, एक कार्बन निकल गया, सॉरी एक हाइड्रोजन निकल गया, और हाइड्रोजन निकलने के बाद में ध्यान दे अगर आप समझेंगे तो ये बनाएगा ETOH, फिर से यहाँ से निकल जाएगा, ये निकल गया। अब जो आगे है इसके CO, ये आप लिख दीजिए, और उसके आगे है CH3, ठीक है, CH3। यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें क्या होगा, जो आपने हाइड्रोलिसिस करी, जो वहां पर H3O आपने लिखा है, वो पिक्चर में आएगा H3O, ठीक है, H3O ये आएगा, और यहां से एक H+ इधर की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर आप ध्यान से समझोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में ये होगा, और क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, तो ये इधर से कहीं से भी किसी भी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये H2O के फॉर्म में बाहर निकलेगा, और ये H+ एक यहाँ से देगा, जो H+ आकर के यहाँ से यहाँ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये एक फिर से ETO प्लस C, ETO प्लस CO, ये देखो ETO प्लस CO प्लस CH2, ये CH नेगेटिव था, H+ यहाँ से आया, यहाँ जुड़ गया CH2, फिर CO, और फिर CH3। अभी भी इसे क्या कहेंगे हम, थर्ड स्टेप में भी अब इसे हम कहेंगे बीटा कीटो एस्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये तो सेम है, आप रिएक्शन को यहाँ रोक सकते थे, बट यहाँ आपको रिएक्शन को नहीं रोकना है। क्यों नहीं रोकना है? क्योंकि यहाँ पर यील्ड बहुत कम होगा, और यहाँ पर यील्ड एक निश्चित अमाउंट में आपको ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसे बीटा कीटो एस्टर क्यों कह रहे हैं, तो देखो जरा, ये इतना एस्टर है, और एस्टर के कंपैरिजन में ये अल्फा है और ये बीटा है। बीटा पर कीटोन है, इसलिए हमने इसे कहा बीटा कीटो एस्टर। सो ये आपका यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म पूरा खत्म होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।